सीधी बहू और सास की चहेती ननवें। आशा घर की इकलौती बहू थी। आशा की नई नई शादी हुई थी, पर फिर भी सावित्री उससे पूरे घर का काम करवाती थी। वहीं मीनाक्षी अपनी पढ़ाई के कारण घर का कोई काम नहीं करती और प्रिया इतनी काहिल थी कि हिलकर एक गिलास पानी भी नहीं पीती थी। अरे आशा बहू, कहाँ मर गई है? इधर भी आजा। जब देखो अपने कमरे में ही घुसी रहती है। न जाने कौन सा दिन था जो मैं तुझ जैसी बहू अपने घर ले आई। जी माँ, मैं आ गई। वो मैं अपना रूम साफ कर रही थी। बस आपके लिए चाय ही बनाने जा रही हूँ। आपको कुछ और चाहिए तो मुझे बता दो, फिर मुझे रात के खाने की तैयारी भी करनी है। अरे तो ये मुझे क्यों बता रही है? ये तो तेरा काम है। तुझे इस घर में इसीलिए ही तो लाए हैं ना कि तू घर के काम कर। मेरे लिए जल्दी चाय बना कर ला, नहीं तो चुटिया पकड़कर घर से बाहर निकाल दूंगी। फिर आशा किचन में जाकर सावित्री के लिए चाय बनाती है और साथ ही साथ पूरे घर का काम भी करने लगती है। काम करते करते आशा को रात हो जाती है। सचिन भी घर आ जाता है और खाने की टेबल पर बैठ जाता है, पर अभी तक आशा का खाना तैयार नहीं हुआ था। आशा कहाँ हो भी? अभी तक खाना क्यों नहीं बना? मैं इतना थक कर बाहर से आया हूँ और तुम्हारा खाना ही नहीं बना अब तक। जल्दी ले आओ, अभी बहुत भूख लग रही है। जी सचिन, ला रही हूँ। बस ओहो, एक तो पूरे घर का काम अकेले करना पड़ता है और ऊपर से सबकी बातें भी सुनो। न जाने मुझे इस घर में सुकून कब मिलेगा। इतना कहकर आशा सभी के लिए टेबल पर खाना लगा देती है और सभी अच्छे से खाना खाते हैं। आशा हमेशा अलग ही खाना खाती थी, क्योंकि सावित्री आशा को सचिन के साथ खाने के लिए बैठने नहीं देती थी। सुबह हो जाती है। आशा सभी के लिए नाश्ता बनाती है और सभी को टेबल पर बुला लेती है। सचिन, आज मैंने आपके लिए टिफिन नहीं बनाया। कल रात में खाना फ्रिज में रखना भूल गई थी तो सारा खाना बिगड़ गया है। आप आज बाहर से खाना खा लेना। देखो तो जरा, सारा खाना ही खराब कर दिया। अरे तेरा दिमाग होता कहाँ है? ये घर के छोटे छोटे काम भी नहीं होते तुझसे? तू तो चाहती ही यही है कि बाहर का खाकर मेरे बेटे का पेट खराब हो जाए। नहीं नहीं माँ, ऐसा नहीं है। घर में बहुत काम होता है और सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है। मीनाक्षी और प्रिया तो कोई काम नहीं करती। अब मैं अकेले इसको कैसे संभालूं? तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम इस घर की बहू हो, तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा? जैसा माँ बोल रही है तुम्हें वैसा ही करना है। उनके सामने ज्यादा जुबान मत चलाया करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर सचिन जॉब पर चला जाता है। वहीं रोज की तरह आशा पूरे घर की झाड़ू लगाती और सभी के गंदे कपड़े भी धोती है। आशा पूरे घर का काम किया करती, पर फिर भी सावित्री आशा से बिल्कुल खुश न थी। हर छोटी छोटी बात पर आशा को बातें सुनाती और घर से निकल जाने की धमकी देती। अरे ये क्या करा कल मुही? इतना सारा दूध गिरा दिया। इसे क्या अपने बाप के घर से लाई थी? मेरा बेटा बहुत मेहनत से पैसे कमाता है और तू ऐसे जाया कर देगी? एक काम किया बोल दो, यहाँ तो नाटक शुरू हो जाते हैं। नहीं मामा, मैंने ये जानकर नहीं किया। मैं भला सचिन का नुकसान क्यों करवाऊंगी? वो मेरे पति हैं। मैं तो आपके लिए चाय बनाने आई थी और दूध मेरे हाथ से गिर गया। तुझसे कोई काम ठीक से नहीं होता। न जाने मैं तुझे ब्याह कर इस घर में क्यों ले आई। मेरे बेटे की जिंदगी खराब कर दी है तूने। चल अब जल्दी से दूध साफ कर और मेरे लिए चाय बना कर ला। माँ, दूध तो बाहर से लाना पड़ेगा। जितना भी दूध था सब गिर गया। मैं बाहर जा ही रही थी, सब्जी लेने के बाद दूध भी ले आऊंगी। आप जब तक अपने रूम में आराम कर लो, घर का काम तो मैंने कर दिया है। इतना कहकर आशा गिरा हुआ दूध साफ करती है। सावित्री भी अपने रूम में आराम करने चली जाती है। आशा बाहर जाकर रात के लिए सब्जी लाती है और साथ ही साथ दूध भी ले आती है। सभी के लिए आशा रात का खाना बहुत ही अच्छा बनाती है। सचिन भी घर आ जाता है। फिर सभी रात का खाना खाते हैं। अरे वाह भाभी, आज का खाना तो आपने बहुत ही अच्छा बनाया है। ये मिक्स सब्जी मुझे सुबह टिफिन में भी रख कर देना। मैं अपनी फ्रेंड्स को भी खिलाऊंगी। देखना उन्हें भी बहुत अच्छी लगेगी। और अगर आप ऐसा खाना रोज बनाने लगो तो क्या ही बात है। अरे तुझे क्यों इतना अच्छा लग रहा है? कितनी मिर्चें डाल दी हैं इसने। इसे तो कोई काम ही नहीं आता। कभी तो कुछ अच्छा बना लिया कर, कभी तो खाने का स्वाद अच्छा मिले हमें भी। हाँ माँ, सही कह रही हैं। क्या बनाया है ये? जाओ अभी जाकर माँ के लिए अच्छा सा खाना बना कर लाओ और आगे से ऐसा खाना मत बनाना। जाओ अब यहाँ से, यहीं खड़ी होकर मुझे मत देखो। पर सचिन, खाना तो मैंने अच्छा ही बनाया था और मिर्चें तो मैंने डाली ही नहीं। और देखे ना, मीनाक्षी को भी खाना कितना अच्छा लगा है। आज तो माँ जी यही खा ले, घर में सब्जी भी नहीं है अब कोई। देख ले बेटा, तेरे सामने इसकी जुबान इतनी चल रही है तो तेरे पीछे कितनी चलाती होगी। मैं बूढ़ी औरत दिन भर इसे आवाज लगाकर बुलाती रहती हूँ, पर यह है कि मेरी एक नहीं सुनती। बेटा तू इसे कुछ समझाया कर, ये घर भी तो इसी का है ना। सावित्री की बात सुनकर सचिन को बहुत गुस्सा आ जाता है और उसी वक्त खाना छोड़कर आशा से सावित्री के लिए अच्छा सा खाना बनवाता है। सावित्री भी बड़े मजे से ताज़ा ताज़ा खाना खाती है और फिर सभी अपनी रूम में सोने चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। आशा की घर में जरा भी इज्जत ना थी। पूरा पूरा दिन घर के काम करती और सभी की बातें भी सुनती।
माँ, जे मेरी मम्मी का फ़ोन आया था वो मुझे बुला रही थी। मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिन मम्मी के घर रुक जाऊँ। और आप चिंता मत करो, मैं घर का सारा काम करके जाऊँगी और खाना भी बनाकर फ्रिज में रख दूँगी। अरे तूने क्या हमें पागल समझ लिया है? चुप करके इसी घर में रह। तुझे इसलिए नहीं लाए कि घूमती रहे हर वक्त। और क्या हम सब बासी खाना खाएंगे? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? माँ, बस 2 दिन की ही तो बात है। मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगी, प्लीज़ मुझे जाने दे। मैं इतने टाइम से अपनी मम्मी के घर नहीं गई हूँ और एक दिन का खाना तो मीनाक्षी भी बना सकती है। अच्छा, तो तू चाहती है कि ये नौकरों वाले काम मैं अपनी बेटी से करवाऊं? मेरी बेटी पढ़ती है, तेरी तरह नहीं है। चल जाकर काम कर, ऐ बड़ी अपनी माँ के घर जाने वाली। सावित्री आशा को अपनी माँ के घर जाने नहीं देती। वहीं आशा अपनी माँ से बात करते हुए सावित्री के कपड़े इस्त्री कर रही होती है तो थोड़ी सी साड़ी जल जाती है। सावित्री को पता चलता है तो सावित्री उसी इस्त्री से आशा का हाथ जला देती है और आशा को बहुत मारती है। वहीं आशा के मोबाइल में कॉल कट नहीं होती तो सारी बातें प्रीतम सुन लेती है। रात होते ही सचिन घर आ जाता है और साथ ही साथ प्रीतम और महेश भी आशा को लेने आते हैं। अरे सावित्री बहन, हमने तुम्हें अपनी बेटी भरोसा करके दी थी और तुम मेरी बेटी को मार रही हो और तुमने उसके हाथ तक जला दिया। बस अब मेरी बेटी यहाँ नहीं रहेगी। मैं आज ही अपनी बेटी को यहाँ से ले जाऊंगी। अरे ये आप क्या कह रही है? मेरी माँ ने ऐसा कुछ नहीं किया है और आशा पर हम कोई जुल्म नहीं करते। वो इस घर में बहुत खुश है। आप खुद ही पूछ लीजिए आशा से। जी मम्मी पापा, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, अब यही मेरा घर है। आप लोग जाओ यहाँ से, मुझे कहीं नहीं जाना और आइंदा कभी मुझे इस तरह लेने मत आना। बेटा तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? अपना हाल देखो। नहीं बस मैं अब तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। चलो अपना सामान लेकर आओ, मैं आज तुम्हें यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। पापा, मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी। जब मुझे शादी नहीं करनी थी तो मेरी आप दोनों ने एक नहीं सुनी थी। अब मैं अपना घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। आप दोनों चले जाओ यहाँ से और कभी लेने मत आना। आशा अपनी मम्मी पापा को घर भेज देती है। वहीं आशा के मम्मी पापा की वजह से सचिन और सावित्री आशा को बहुत बातें सुनते हैं। आशा का हाथ जला हुआ था फिर भी आशा पूरे घर का काम कर रही थी। देखते ही देखते कुछ दिन गुजर जाते हैं। रोज की तरह आशा सचिन और सावित्री से बातें सुनकर भी उसी घर में रहती है। आशा, मैंने अपनी फाइल यहीं रखी थी, मुझे बताओ कहाँ गई मेरी फाइल? देखो, अगर वो फाइल नहीं मिली ना तो बॉस मुझे जॉब से निकाल देगा और अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। सचिन, आपने मुझे तो कोई फाइल नहीं दी थी तो मैं कहाँ से लाऊं? अगर आपने मुझे दी होती तो मैं संभाल कर रख लेती ना। अब आप मुझे सुना रहे हो? रुको, मैं ढूंढती हूँ आपकी फाइल। अरे अगर मैंने नहीं दी तो क्या तुम इस घर में नहीं रहती? तुम्हें नहीं पता कि मेरी फाइल यहाँ रखी थी? माँ बिल्कुल सही कहती हैं। तुमसे शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। किसी काम की नहीं हो तुम। ओहो, ये देखिए, आपने अपनी फाइल यहाँ रखी हुई थी और मुझे बातें सुना रहे हैं। चले, अब ये फाइल रख ले, मैं आपका टिफिन लेकर आती हूँ। अच्छा ठीक है, अब मेरा दिमाग मत खराब करो। वैसे ही मुझे ऑफिस के लिए लेट हो गया है, जल्दी से मेरा टिफिन ले आओ। आज ऑफिस में भी मुझे बहुत काम है। इतना कहकर सचिन ऑफिस चला जाता है। फिर आशा घर के कामों में लग जाती है। वहीं मीनाक्षी अपना मोबाइल वॉशिंग मशीन के पास रख के चली जाती है। आशा भी बिना देखे सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल देती है। थोड़ी ही देर बाद सभी कपड़े धुल जाते हैं और साथ ही साथ मीनाक्षी का मोबाइल भी खराब हो जाता है। भाभी, आपने मेरा मोबाइल देखा है ना? न जाने कहाँ रख दिया है। कब से ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रहा। मुझे बुक्स लेने बाहर जाना है और ये मोबाइल है कि मिल ही नहीं रहा है। मीनाक्षी, वो तुम्हारा मोबाइल कपड़ों के साथ रखा हुआ था। मैंने गलती से तुम्हारा फ़ोन वॉशिंग मशीन में कपड़ों के साथ डाल दिया। मुझे नहीं पता था तुम्हारा फ़ोन कपड़ों में रखा है। अब ये ऑन नहीं हो रहा। क्या? ये आप क्या बोल रहे हो? आपको पता भी है ये कितना एक्सपेंसिव था और मेरी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी फ़ोन में। भाभी, आप कैसे काम करते हो जो आपको पता ही नहीं चला? रुको, मैं अभी माँ को बताती हूँ आपके काम। माँ, ये देखो भाभी ने किया क्या। मेरा इतना एक्सपेंसिव फ़ोन वॉशिंग मशीन में कपड़ों के साथ धो दिया। अब मुझे बताओ मैं क्या करूँ? इसमें मेरी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अरे आखिर तू कब सही से काम करेगी? मेरी बेटी का मोबाइल खराब कर दिया। अगर तुझसे घर के काम नहीं होते तो तू मुझे बता दे। तुझे खुद तेरी माँ के घर छोड़कर आऊंगी। जिंदगी नर्क बना दी है तूने तो हमारी। मान जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मीनाक्षी ने खुद ही अपना फ़ोन कपड़ों में रख दिया था। अब मुझे कैसे पता होगा कि मीनाक्षी का फ़ोन कपड़ों में? मैं सचिन से बोलूँगी, वो न्यू फ़ोन दिला देंगे मीनाक्षी को। हाँ, मेरा बेटा तो काला धन कमाता है ना, जो तू बर्बाद करती रहे और मेरा बेटा तुझे देता रहे। काश कि तुझे ब्याह के ना लाई होती। जब से आई है घर का सुकून बर्बाद कर दिया है, नस्पिटी कहीं की।
सावित्री आशा को बहुत बातें सुनाती है। वहीं आशा रोते रोते घर का काम कर रही होती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब तो रोज का ही हो गया था। सावित्री आशा को बिना बात के मारती और बातें भी सुनाती थी। ठंड का मौसम था तो आशा की भी अब काफी तबीयत खराब थी। एक दिन आशा सावित्री के दहेज के बर्तन साफ करके रख रही होती है कि उसके हाथ बर्तन गिर के टूट जाते हैं। बर्तनों की आवाज सुनकर सावित्री, मीनाक्षी और प्रिया किचन में आ जाते हैं। हे रेकल मुही, ये क्या कर दिया तूने? मेरे दहेज का आखिरी बर्तन थे, वो भी तोड़ दिया। तुझे किसने बोला था कि मेरे बर्तनों को हाथ लगा? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरे भाभी, ये तो बहुत बुरा हुआ। आपको पता है माँ को अपना ये बर्तनों का सेट कितना प्यारा था और ये आखिरी था, वो भी आपने तोड़ दिया। अब आपके साथ न जाने क्या होगा। माँ, ये मैंने ये जानकर नहीं तोड़ा, मुझे माफ़ कर दो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे पता नहीं चला ये कैसे टूट गया। मैं ये अभी साफ कर देती हूँ, आप चिंता मत करो। आशा सावित्री से बहुत माफी मांगती है, पर सावित्री आशा की एक नहीं सुनती और आशा को डंडे से बहुत मारती है। आशा की हालत अब बहुत खराब थी। ऐसे में ही सावित्री आशा को फर्स्ट एड बॉक्स लेकर घर से निकाल देती है। रात होते ही सचिन घर आता है तो देखता है आशा घर के बाहर खड़ी है और हर जगह पट्टी बंधी हुई है। अरे आशा, क्या हुआ तुम्हें? तुम यहाँ ठंड में बाहर क्यों खड़ी हो? और ये क्या हुआ है तुम्हें? इतनी सारी पट्टियां क्यों बंधी हुई हैं? तुम्हारा क्या कोई एक्सीडेंट हुआ है? नहीं सचिन, मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। माँ जी ने मुझे बहुत मारा है और घर से भी निकाल दिया है। मुझे बहुत ठंड लग रही है। तुम माँ जी को बोलो ना, मुझे घर में वापस बुला लें। अरे रुको रुको, मैं माँ जी से बात करता हूँ। पर हाँ, तुम यहीं खड़ी रहना जब तक मैं ना बुलाऊं। क्या पता माँ जी अभी भी बहुत गुस्से में हो। आशा बाहर ही खड़ी रहती है और सचिन घर में चला जाता है। सचिन के अंदर जाते ही सावित्री सचिन को साफ मना कर देती है कि अब आशा इस घर में नहीं रहेगी। सचिन भी अपनी माँ के आगे कुछ नहीं बोल पाता। सभी घर में बैठकर पिज़्ज़ा खा रहे होते हैं। वहीं बाहर ठंड में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। आशा को भी समझ आ जाता है कि अब सचिन नहीं आएगा। आशा ठंडी की बारिश में चलते चलते अपनी माँ के घर चली जाती है। अरे बेटा, ये क्या हुआ? तुम्हें इतनी चोटें कैसे लगी? और इतनी ठंडी बारिश में तुम अकेले यहाँ क्यों आई हो? सचिन कहाँ है, मुझे बताओ। आशा, ये सब कैसे हुआ है? मम्मी, मुझे माँ ने घर से निकाल दिया है और ये सब चोटें भी उन्हीं की वजह से आई हैं। मम्मी, और तो और सचिन ने भी मुझे अपने घर में नहीं बुलाया। अब मैं क्या करूँगी? मेरा अब कोई घर नहीं रहा। अरे बेटा, ये तुम क्या बोल रही हो? ऐसा कुछ नहीं है, ये घर तुम्हारा ही तो है। तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। देखो ठंड से कितना कांप रही हो। चलो रूम में जाओ, मैं तुम्हारी दोबारा पट्टी कर देती हूँ। आशा अब अपने मम्मी पापा के घर ही रह रही थी। वहीं सावित्री को अब पूरे घर का काम करना पड़ रहा था। मीनाक्षी और प्रिया तो घर का कोई काम नहीं करती थी। सावित्री को अब एहसास हो रहा था कि आशा ने घर को बहुत अच्छे से संभाला हुआ था। अब सावित्री और सचिन को अपनी गलती का एहसास होते ही और वो आशा से माफी मांगकर उसे वापस घर ले आते हैं। अब सचिन भी हमेशा आशा का साथ देता है। बस अब आशा और उसकी नंदे मिलकर सब काम करने लगती हैं और सब फिर से ठीक हो जाता है। ससुराल में नई बहू के आते ही देवर हुआ प्रेग्नेंट। सुमन घर की बड़ी बहू थी। पूरे घर के काम सुमन ही करती थी। अदिति की नई नई शादी हुई थी तो वो घर के कामों को हाथ भी नहीं लगाती थी। पूरे घर की जिम्मेदारी सुमन पर ही थी। ठंड में सुबह सुबह उठकर सभी के लिए नाश्ता बनाती और सबके टिफिन भी तैयार करती। अच्छा हुआ आज तुमने टिफिन जल्दी तैयार कर दिया, नहीं तो आज भी मुझे कल की तरह ऑफिस का खराब खाना खाना पड़ता। पता नहीं तुम्हारा दिमाग कहाँ होता है। शॉपिंग करनी हो तो बहुत दिमाग चलता है। अरे तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं घर का कोई काम नहीं करती। पूरा घर मुझे ही देखना होता है, इतना टाइम नहीं होता मेरे पास। और ऊपर से तुम्हारी ये बातें भी सुनूं। अगर ज्यादा ही मसला है तो नौकरानी रखवा दो। अरे आए बहू, क्या हो गया है तुझे? ये कैसे बात कर रही है राकेश से? तू घर की बड़ी बहू है, अब तू काम नहीं करेगी तो क्या कोई बाहर से आकर करेगा? 2 काम ज्यादा क्या बोल दो, आंखें आसमान पर चढ़ जाती हैं। माँ जी, आपको मेरे काम दिखते ही कहाँ हैं? बस हर काम में बुराई ही निकालती हो। न जाने ऐसा क्या कर दिया मैंने जो मुझे यहाँ सबकी बातें सुननी पड़ती हैं। सुबह की थोड़ी नोक-झोंक के बाद राकेश और अर्जुन काम पर चले जाते हैं। सुमन सभी के नाश्ते के गंदे बर्तन धोती है और घर के कामों में लग जाती है। वहीं अदिति को कोई कुछ नहीं बोलता तो वो पूरा दिन अपने कमरे में ही रहती और घर का कोई काम नहीं करती। ये सब देखकर सुमन अब तंग आ गई थी, इसलिए प्रीतम के पास अदिति के बारे में घर के काम को लेकर बात करने जाती है। देखो ना माँ जी, पूरा दिन घर का काम मैं करती हूँ। अब तो अदिति की शादी को भी काफी समय हो गया है। आप उसको घर के काम करने का क्यों नहीं बोलती? आखिर कब तक मैं अकेले ही काम करूँगी? अरे बेटा, अब तू नहीं करेगी तो कौन करेगा? मैं अदिति बहू को बोल दूंगी कि तेरे साथ काम करवाया करे, लेकिन उससे अभी ज्यादा काम मत करवाना, छोटी बहू है। जी माँ जी, मैं उससे इतने भी काम नहीं करवाऊंगी।
अगर उसे कोई काम नहीं भी आता होगा तो मैं उसे सिखा दूंगी। आप चिंता मत करो, अब से हम मिलकर ही काम करेंगे। फिर सुमन रात का खाना तैयार करती है और टेबल पर लगा देती है। फिर राकेश और अर्जुन घर आ जाते हैं और सभी सुमन के हाथ का बना हुआ मज़ेदार खाना खाते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। सुबह होते ही सुमन अदिति को उठा देती है और किचन के कामों में लगा देती है। अरे भाभी, आपने मुझे इतनी जल्दी क्यों उठा दिया? और आप मुझसे ये घर के काम क्यों करवा रही हो? मुझे तो ये सब करना नहीं आता। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, आप खुद ही बना लो नाश्ता। अरे ये क्या बोल रही हो तुम? इस घर में रहती हो तो काम भी करना पड़ेगा। मैं तुम सबकी नौकरानी नहीं हूँ जो पूरा दिन घर के काम करूँ। जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बनाओ, फिर घर के और भी काम करने हैं। देखो भाभी, मैंने पहले ही बोल दिया कि मुझे ये सब नहीं आता। आप मुझे फोर्स मत करो काम के लिए। आप पहले भी तो काम करती थी ना, अब भी कर लो। वैसे भी अपने काम में खुद ही करती हूँ, मुझे आपकी जरूरत नहीं। अरे देखो तो जरा कैसे जुबान चल रही है। इस घर की बहू हो, काम तो करने पड़ेंगे। तुम नाश्ता भी बनाओगी और खाना भी। मैं नहाने जा रही हूँ, वापस आऊं तो नाश्ता बना होना चाहिए। इतना कहकर सुमन नहाने चली जाती है। वहीं अदिति पूरे घर के लिए नाश्ता बनाने लगती है। वहीं सब टेबल पर नाश्ते का इंतजार कर रहे होते हैं। काफी देर बाद नाश्ता बनकर आता है तो कुछ परांठे जले हुए थे तो कुछ कच्चे थे। चाय में भी चीनी की जगह नमक डाला हुआ था। अरे भाई सुमन, क्या है ये नाश्ता? क्या अब नाश्ता बनाना भी भूल गई हो? तुम्हारा तो किसी काम में दिल नहीं लगता। अगर काम ऐसे करने हैं तो बता दो, तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़ाता हूँ। राकेश, ये नाश्ता मैंने नहीं बनाया, अदिति ने बनाया है। आज से अदिति ही नाश्ता और खाना बनाएगी। आखिर अदिति भी तो इस घर की बहू है और मेरी बहनों की तरह है। मैं इसे सब सिखा दूंगी। अरे बहू, इस घर में एक खाना ही तो अच्छा मिलता था, क्या अब वो भी नहीं मिलेगा? तू अदिति बहू से कुछ और काम करवा ले, लेकिन खाना तो तू ही बनाया कर। ये कच्चा और जला हुआ नाश्ता मैं नहीं कर सकता। नहीं पापा जी, आज से अदिति ही खाना बनाएगी। अदिति को भी तो घर के काम आने चाहिए ना। आप चिंता मत करो, मैंने कहा ना, मैं सिखा दूंगी अदिति को सब कुछ। फिर सभी जला हुआ नाश्ता करके ऑफिस चले जाते हैं। वहीं सुमन अब अदिति से पूरे घर का काम करवाती है और अपने गंदे कपड़े भी अदिति को धोने के लिए दे देती है। सुमन अपने रूम में सुकून से बैठी होती है और अदिति वॉशरूम में ठंडे पानी से कपड़े धो ही रही होती है कि वहां प्रीतम आ जाती है। मां जी, इतने सारे कपड़े धोकर मेरी कमर में दर्द हो गया है। आप प्लीज भाभी को बोलो मेरी थोड़ी हेल्प कर दे, मुझसे और काम नहीं हो रहा। ओहो बहू, तूने आज ही काम किया और आज ही थक गई। अब तो तुझे रोज ही काम करना है। मेरी सुमन बहू ने तो जब से आई है पूरा घर अच्छे से संभाला हुआ है। अब तेरी बारी है, सुमन बहू को भी थोड़ा आराम करने दे। मुझे तो सास भी अच्छी नहीं मिली। मैं भी देखती हूँ कितना ही काम करवा लेते हैं ये लोग मुझसे। वैसे भी खाना तो बनाना आता नहीं है मुझे। 1-2 दिन खाएंगे तो खुद ही मुझे काम करने से मना कर देंगे। फिर अदिति पूरे घर का काम करके सभी के लिए रात का खाना बनाती है। वहीं सुमन आज एक भी काम को हाथ नहीं लगाती और बस अपने रूम में ही लेटी रहती है। रात हो जाती है। राकेश और अर्जुन घर आते हैं। फिर सब अदिति के हाथ का बना हुआ खाना खाते हैं। ये इसमें इतनी मिर्चें क्यों डाल दी हैं? और ये आलू इतना कच्चा क्यों है? आखिर इस घर में हो क्या रहा है? अदिति, तुम्हें ऐसा लगता है कि हम ये खाना खुशी खुशी खा लेंगे? अर्जुन, मैंने तो सुबह ही कहा था ना कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन भाभी ने मेरी बात सुनी ही नहीं। अब मुझे कोई कुछ न सुनाए। इतनी मेहनत करके मैंने खाना बनाया है तो आप सबको खाना ही होगा और मैं बहुत जल्दी सीख जाऊंगी खाना बनाना। अरे भाई सुमन, पिताजी ने बोला भी था कि खाना तुम बना लेना और घर के काम अदिति कर लेगी। तुम्हें किसी की बात समझ क्यों नहीं आती? ऐसा खाना खाकर तुम सबके पेट ही खराब हो जाएंगे। बस कर दे अब राकेश। इतने दिनों से देख रही हूँ हर वक्त बहू को बातें सुनाता रहता है। ये घर अदिति बहू का भी है, उसे भी घर के काम आने चाहिए। बस अब अदिति ही खाना बनाएगी और सबको खाना पड़ेगा। फिर सभी तेज मिर्चों वाला खाना खाते हैं और सोने चले जाते हैं। सुबह होते ही फिर वही कच्चा और जला हुआ पराठा खाने को मिलता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, पर अदिति को अभी तक अच्छे से खाना बनाना नहीं आता था। वहीं अब कच्चा कच्चा खाना खाकर अर्जुन के पेट में काफी गैस हो जाती है। ये मेरे पेट को क्या हो रहा है? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं खाया जिससे मेरे पेट में दर्द हो जाए। हाय अदिति, मुझे कोई दवाई दे दो ताकि ये पेट दर्द तो ठीक हो जाए। इतना दर्द तो पहले कभी नहीं हुआ। पता नहीं क्या क्या खाते रहते हो बाहर। घर का खाना खाकर तो ऐसा नहीं हो सकता। जरूर कुछ गंदा खाया होगा तुमने। रुको, देती हूँ तुम्हें पेट दर्द की दवाई। नहीं, ये सब बाहर के खाने की वजह से नहीं हुआ। तुम जो कच्चा और मिर्चों वाला खाना बनाती हो ना, उसकी वजह से हुआ है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आज मुझे ऑफिस से भी छुट्टी लेनी पड़ी। तो इसमें मेरी क्या गलती?
आप सबको तो पहले से ही पता था ना कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, फिर भी मुझसे खाना बनवाया। अब मुझे खुद ही बताओ, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। अदिति के हाथ का खाना खाकर अर्जुन के पेट में काफी दर्द हो जाता है। अर्जुन मेडिकल स्टोर से लेकर काफी दवाइयां खाता है, पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। दिन ब दिन अर्जुन का पेट गैस की वजह से फूलता जा रहा था। वहीं सुमन को फिर से पूरे घर का काम अकेले ही करना पड़ता, क्योंकि ना ही अदिति को खाना बनाना आता था और ना ही घर की अच्छे से सफाई करनी। मेरी तो किस्मत ही खराब है। अच्छा भला अदिति को काम पर लगा दिया था, लेकिन मैडम ने ऐसा खाना बनाया कि सबके पेट ही खराब होने लगे। चल भी सुमन, सबके लिए खाना बना ले, नहीं तो सभी की बातें सुननी पड़ेंगी। फिर सुमन सभी के लिए खाना बनाती है। अदिति तो अर्जुन के साथ ही बैठी होती है। रात हो जाती है, राकेश भी घर आ जाता है। सभी टेबल पर बैठ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। वाह वाह वाह, क्या खाना है सुमन। इतने दिन बाद कुछ अच्छा खाना खाने को मिला है। अदिति के हाथ का खाना खाके तो मेरे मुंह का स्वाद ही बिगड़ गया था। अरे हाँ बहू, तेरे हाथ में तो अलग ही स्वाद है। बस अब से तू खाना बनाना। अदिति बहू को बोलूंगी वो घर के काम करे। अदिति की वजह से अर्जुन के पेट में गैस हो गई है, न जाने कब ठीक होगा मेरा बेटा। बस माँ जी, मैं तो इस घर के काम करने के लिए बनी हूँ। वो मैडम सुकून से अपने रूम में बैठी हैं। अदिति को तो घर की सफाई भी करनी नहीं आती। मैं उससे अब और क्या ही बोलूं। सभी बातें करते हुए खाना खा ही रहे होते हैं कि अचानक से अर्जुन की रूम से चीखने की आवाज आती है। सभी अर्जुन की रूम में जाकर देखते हैं तो अर्जुन पेट के दर्द की वजह से जोर जोर से चीख रहा था। राकेश, प्रीतम और अदिति अर्जुन को फौरन हॉस्पिटल ले जाते हैं। अर्जुन की ये हालत देखकर डॉक्टर अर्जुन को एडमिट कर लेते हैं। देखिए, इनकी हालत बहुत खराब है। अर्जुन ने काफ़ी टाइम तक खराब खाना खाया है, जिसकी वजह से अर्जुन के पेट में गैस हो गई है। अभी ये एडमिट ही रहेंगे कुछ दिन तक, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है। जी डॉक्टर, मेरे बेटे ने काफी दिन तक कच्चा खाना खाया है। शायद ये सब उसी की वजह से हुआ है। डॉक्टर, मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? और गैस की वजह से उसका पेट भी बहुत बढ़ गया है। मैंने कहा ना, कोई चिंता की बात नहीं है। वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे और उनका पेट भी अंदर हो जाएगा। अभी मुझे जाने दें, और भी पेशेंट्स को देखना है। डॉक्टर अर्जुन को एडमिट कर लेते हैं। अब तो डॉक्टर की दवाइयों से भी कुछ नहीं हो रहा था। दिन ब दिन अर्जुन का पेट और बढ़ता जा रहा था। अदिति भी अर्जुन के पास ही रुकी हुई थी। वहीं सुमन अकेले ही पूरा घर संभाल रही होती है। सुमन चाहती कि पूरे घर का काम अदिति ही करे, लेकिन अदिति को तो कोई काम ही नहीं आता था। सुमन बड़े ही गुस्से में बैठी होती है और अदिति से बदला लेने का सोचती है। ये अदिति तो बहुत ही तेज निकली। घर का सारा काम मुझ पर छोड़कर वहाँ हॉस्पिटल में रुक गई। घर की छोटी बहू है तो क्या हुआ, क्या घर का कोई काम नहीं करेगी? एक तो अपने पति का पेट खराब कर दिया और घर के काम भी नहीं करती। सुमन फौरन ही अपनी एंकर दोस्त को कॉल करती है और बताती है कि अर्जुन प्रेग्नेंट है। काजल सुमन की बात सुनते ही अपनी टीम के साथ हॉस्पिटल के बाहर पहुंच जाती है। वहीं जब ये बात अदिति को पता चलती है तो वो बहुत ही चिंतित हो जाती है। माँ जी, ये क्या हो गया? अर्जुन के बारे में ऐसी गलत बात कौन कर रहा है? अर्जुन को तो सिर्फ गैस है। माँ जी, मुझे बहुत चिंता हो रही है। सभी लोगों को ये बात पता चलेगी तो अर्जुन की कितनी इंसल्ट होगी। बहू, तू चिंता मत कर और घर चली जा। मैं यहाँ अर्जुन के पास ही रुकती हूँ, और अगर मीडिया वाले तुझसे कुछ पूछे तो कोई जवाब नहीं देना तू। ये काजल जो है हर बात को खुरेटती है। जी माँ जी, मैं किसी से कुछ नहीं बोलूंगी। आप अर्जुन का ख्याल रखना। भाभी भी घर पर अकेली होंगी और शायद उन्हें पता हो कि काजल को यहाँ पर किसने भेजा है। कुछ पता चला तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। अदिति मीडिया से बचते बचते घर जाती है। वहीं पूरे मोहल्ले में अर्जुन के प्रेग्नेंट होने की बात फैल गई थी। अदिति घर आती है तो देखती है पड़ोस की एक औरत अर्जुन के बारे में बुरी बुरी बातें कर रही होती है। ये सुनकर अदिति को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और पड़ोस की औरत को घर से निकालने लगती है। तुम्हें घर में घुसने किसने दिया? शर्म नहीं आती अर्जुन के बारे में ऐसी बातें करते हुए? मुझे भी तुम्हारे घर के बारे में बहुत कुछ पता है। अगर अभी यहाँ से नहीं गई ना तो पूरे मोहल्ले में बता दूंगी। निकल जाओ मेरे घर से। अरे हाँ, जा रही हूँ। मुझे कोई शौक थोड़ी है पागलों से बात करने का। ये पति तो पति, पत्नी भी पागल है। अरे भाई सुमन, तुम्हारे घर में तो कुछ अलग ही देखने को मिला है। चलो भी चलो, कहीं मैं ही यहाँ बैठकर पागल ना हो जाऊं। भाभी, यहाँ वो औरत इतनी बकवास कर रही थी और आपने उसे कुछ नहीं बोला। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हम सब इतनी चिंता में हैं, न जाने ये झूठी खबर किसने फैला दी। भाभी, वो आपकी दोस्त काजल को कॉल करके बोलो ना वो हॉस्पिटल से चली जाए। अरे अदिति, ये किस तरह बात कर रही हो मुझसे? अब गलती भी तो तुम्हारी ही है ना। अपनी माँ के घर से कुछ सीख कर आई होती तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारी गलती है। भाभी, आप मेरी माँ को बीच में क्यों ला रही हो? घर के काम आपसे भी तो नहीं होते। मुझे खाना बनाना नहीं आता तो आप मुझे सिखा भी सकती थी, पर आपको तो आराम करना था। अब करे सुकून से आराम। अदिति और सुमन की काफी बहस होती है। वहीं हॉस्पिटल में अर्जुन को दवाइयों की वजह से काफी बुरी बुरी डकारें आ रही होती है। प्रीतम अर्जुन की दवाई लेने हॉस्पिटल से बाहर ही जाती है कि मीडिया वाले प्रीतम को वहीं रोक लेते हैं।
अरे मुझे जाने दो, क्यों तंग कर रहे हो मुझे? मेरा बेटा बीमार है, दवाई लेने जा रही हूँ। हटो मेरे रास्ते से। मुझे अपने बेटे के बारे में तुम लोगों को कुछ नहीं बताना है। आप हमें ये बताइए कि आपका बेटा प्रेग्नेंट कैसे हुआ? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आप यहाँ से ऐसे नहीं जा सकती। आपको हमारे सवालों का जवाब देना होगा मैडम। प्लीज हमें कुछ तो बताइए। नहीं नहीं, मेरा बेटा प्रेग्नेंट नहीं है। उसके पेट में तो सिर्फ गैस है। तुम सब यहाँ से चले जाओ, हमें और तंग मत करो। मेरा बेटा ठीक हो जाएगा तो सबको सच पता चल जाएगा। अभी चले जाओ यहाँ से। प्रीतम इतना कहकर दवाई लेने जा ही रही होती है कि हॉस्पिटल में बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट की आवाज सुनकर प्रीतम फौरन अर्जुन के पास जाती है तो देखती है अर्जुन के पेट से सारी जहरीली गैस निकल गई थी और अर्जुन का पेट फिर से कम हो जाता है। सारे मीडिया वाले भी ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे बेटा, इतनी जहरीली बदबू इससे पता चल रहा है कि तेरे पेट में कच्चा खाना था। अब तो तू बिल्कुल ठीक हो गया है ना? बता दे इन मीडिया वालों को कि तू कोई प्रेग्नेंट नहीं था। हाँ माँ, अब तो मेरा पेट बिल्कुल हल्का हो गया है। और ये सब किसने बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? भला ऐसा कैसे हो सकता था? इन मीडिया वालों को तो बस कोई ना कोई न्यूज़ चाहिए होती हर टीवी पे चलाने के लिए। चल बेटा, अब मैं डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। वो तेरा एक बार चेकअप कर ले तो फिर हम अपने घर चले जाएंगे। घर में अदिति बहू भी बहुत चिंता कर रही होगी। इतना कहकर प्रीतम डॉक्टर को लेने जाती है। अर्जुन भी सभी मीडिया वालों की गलतफहमी दूर कर देता है। फिर अर्जुन का चेकअप होता है। प्रीतम और अर्जुन वापस अपने घर आ जाते हैं। अर्जुन को बिल्कुल ठीक देखकर अदिति बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह अर्जुन, आप तो बिल्कुल ठीक हो गए और आपका तो पेट भी अंदर चला गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आपका पेट सही हो गया है। अर्जुन, आपको पता है गली में लोग कैसी कैसी बातें कर रहे थे? हाँ अदिति, मुझे पता है। हॉस्पिटल में भी मीडिया वाले थे। मैंने सबको सच बता दिया है कि मेरे पेट में बस गैस ही थी। अब तो वो भी निकल गई और मुझे अब बहुत भूख लग रही है। अरे हाँ अर्जुन, क्यों नहीं, आप जल्दी से नहा लो। मैंने आपके लिए खाना लगा देती हूँ। वैसे भी इतने दिन बाद आए हो, मुझे तो खाना बनाना अभी भी नहीं आया, पर भाभी को आता है, वो तो तुम्हारे लिए बना ही देंगी। हाँ क्यों नहीं, आखिर को बड़ी बहू जो हूँ घर की। अब आप सब घर आ गए हैं तो काम तो मुझे ही करना पड़ेगा। अदिति ने किया तो फिर से अर्जुन के पेट में गैस हो जाएगी और सब उसे प्रेग्नेंट बोलेंगे। भाभी, मैं अर्जुन की वजह से बहुत परेशान थी, इसलिए आपको बहुत बुरा भला बोल दिया। मुझे माफ़ कर दो। मैं अब से आपके साथ मिलकर काम करवाऊंगी और सारा काम सीख भी लूंगी। अगर तुम मुझसे माफ़ी मांग रही हो तो तुम मुझे भी माफ़ कर दो, क्योंकि मुझे तुम्हारे काम ना करने पर बहुत गुस्सा था। तो अर्जुन के बारे में मैंने ही मीडिया वालों को झूठ बोला था कि अर्जुन प्रेग्नेंट है। मुझे माफ़ कर दो। क्या बोल रही हो भाभी? मना कि मैंने आपके साथ गलत क्या काम ना करके, पर आपने मुझसे और अर्जुन से इतना बड़ा बदला लिया इस चीज का। भैया जब आपको बातें सुनाते थे तो मुझे लगता था कि भैया गलत है, पर भैया आपके साथ बिल्कुल ठीक करते थे। अरे बहू, इतने टाइम बाद तो सब ठीक हुआ है। माफ़ कर दे सुमन बहू को। रहना तो तुम दोनों को साथ ही है ना? चलो अब एक दूसरे को माफ़ कर दो और अर्जुन के लिए खाना बना दो। मेरा बेटा ठीक हो गया है ना अब? फिर सुमन और अदिति मिलकर खाना बनाती हैं और सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सुमन ने भी अब अदिति को काफ़ी अच्छा खाना बनाना सिखा दिया था। अब दोनों मिलकर काम करती और सभी एक दूसरे के साथ बहुत खुशी से रह रहे थे।